अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हुक्स लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मास स्प्रिंग सिस्टम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने उसकी इस्टेब्लिश की थी और वो सारी चीज़ें। अब इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इस्टेब्लिश की थी उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस या डैम्प्ड ऑसिलेशंस नहीं थी या डैम्प्ड मोशन नहीं थी। आज के लेक्चर में हम डैम्प्ड मोशन भी कंसीडर करेंगे और उस केस में देखेंगे कि उसका सोल्यूशन किस तरह से बनेगा। वही in theoretical form in the previous lecture it was assumed that there was no retarding forces acting on the moving masses. However, no retarding force acting on the moving bodies वो phenomena ही basically सारा unrealistic हो जाता है और there always exists at least one resisting force due to the surrounding medium, यानी आसपास के environment की वजह से भी कुछ ना कुछ force exist कर रही होती है। तो हम उसमें डैम्प्ड फोर्स कंसीडर करेंगे। डैम्पिंग फोर्स होती क्या है, अब हम वो डिफाइन करते हैं कि damping how we can define the damping force. In the study of mechanics, the damping forces acting on a body are considered to be proportional to a power of instantaneous velocity. In particular, it is assumed that this damping force is constant multiple of dx by dt, so that our problems will be so that in our problem damping force will be equal to minus beta dx by dt. और बीटा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव डैम्पिंग कांस्टेंट। यानी बेसिकली क्या है कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अपोजिंग फोर्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो बन सकती है। आप देखें कि नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि डैम्पिंग फोर्स बेसिकली जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड अगर आपके पास कोई मास मूव कर रहा है स्प्रिंग की वजह से, तो उसके जो अपवर्ड मोशन होगी दैट विल बी द डैम्पिंग फोर्स। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये अप्लाई करें तो फिर आपके पास सिस्टम किस तरह से बनेगा। ये वही आपने सपोजिशन की है इक्वेशन ऑफ मोशन के मास एम फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्ट्रेचेस कितनी हो रही हैं, उसकी एस अमाउंट की स्ट्रेचिंग हो रही है और डिस्प्लेस कर रहा है एक्स अमाउंट में और एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई नहीं हो रही। तो वेट क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स आपने माइनस के इंटू एस प्लस एक्स लिया और डैम्पिंग फोर्स आपने लिया माइनस बीटा डी एक्स बाई डी टी, वेट आपने एम जी लिया है। तो आपके पास वेट भी एक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट कर रही है और डैम्पिंग फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो इन तीनों फोर्सेज का अगर हम सम लेंगे दिस विल बी इक्वल टू एम जी माइनस के इंटू एस प्लस एक्स माइनस बीटा डी एक्स बाई डी टी। ये आपके पास तीनों फोर्सेज का सम हो गया। बट आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए और एम इंटू ए। आपके पास अगर एक्स आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो उसको उस फॉर्म में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये इसके इक्वल अगर आप ले लेंगे तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो अगर आप वैल्यू यू कैन से के जो बीटा और एम की वैल्यू को बीटा बाई एम आप टू लेमडा ले लें और के बाई एम को आप ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लें, तो you will have the final equation of motion in case of damping force and this is the second order differential equation. अब ये second order differential equation है। अब इसका solution हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे solution कैलकुलेट करने के लिए इससे auxiliary equation बनाएंगे। this will be equal to m square plus 2 lambda m plus omega square will be equals to 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट और m2 की वैल्यू आएगी सेम उसी तरह से लैम्डा स्क्वायर, यानी उसमें प्लस था उसमें माइनस आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो विद इन द स्क्वायर रूट जो टर्म होती है उसको आप नाम देते होते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, और जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह की होगी। अब हम आपके पास डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं कि इसके डिफरेंट केसेस में इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं। अब सबसे पहला केस क्या, अगर रूट्स रियल हों और डिस्टिंक्ट हों, यानी अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो बीटा बी की वैल्यू ग्रेटर देन के होगी, देन द सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड। यानी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ motion is x of t will is equal to c1 e raised to power m1t plus c2 e raised to power m2t। तो x of t will be equals to e raised to power minus lambda t। आपके पास इस फॉर्म में आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट बेसिकली क्या कर रही है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्मूथ एंड नॉन ऑसिलेटरी मोशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है। अब दूसरा केस क्या है कि अगर इसके रूट्स रियल हों और आपस में इक्वल हों, उस केस में क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो बीटा की वैल्यू भी के इक्वल होगी। सिस्टम उसको कहेंगे कि क्रिटिकली डैम्प्ड है, बिकॉज एनी स्लाइट डिक्रीज इन द डैम्पिंग फोर्स वुड रिजल्ट इन ऑसिलेटिंग मोशन। तो जनरल सोल्यूशन आपके पास इस केस में, यानी जब आपके पास क्रिटिकली डैम्प्ड होगा तो जनरल उसमें रूट्स क्या होंगी, रिपीटेड होंगी, रियल होंगी, और उसका जनरल सोल्यूशन आपके पास इस फॉर्म में मौजूद होगा। अब हम इसका थर्ड केस कंसीडर करते हैं। तो थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस यानी जब आपके पास रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगी, कॉम्प्लेक्स रूट्स की फॉर्म में जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मस्ट बी लेसर देन 0, तो एंड देन बीटा मस्ट बी लेसर देन के, और सिस्टम को कहेंगे कि सिस्टम क्या है, बेसिकली अंडर डैम्प्ड है। तो हम इसको रूट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि m1 की वैल्यू ये हो जाएगी, m2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो m1 और m2 की वैल्यूज़ के बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि इक्वेशन ऑफ फ्री डैम्प्ड मोशन का आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इस टाइप में आ जाएगा। तो आपने बेसिकली ये सारे डिफरेंट केसेस याद रखने हैं और उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी याद सकते हैं कि अंडर डैम्प्ड कब होगा, ऑसिलेटरी मोशन क्या कब होगी, क्रिटिकल ऑसिलेशंस कब होगी, वो सारे के सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। दिस रिप्रेजेंट एन ऑसिलेटरी मोशन बट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अप्रोचेस टू 0 सो एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखेंगे इसमें क्या है कि ईच ऑफ 3 सॉल्यूशंस कंटेन डैम्पिंग, उसमें कुछ ना कुछ डैम्पिंग फैक्टर मौजूद है, फिर भी कुछ ना कुछ, हम उसको नेग्लिजिबल कहीं पे भी नहीं कह सकते। तो अब हम इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी देख क्या हो सकता है कि अगर यानी उसमें जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हों तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी, उसका ये सॉल्यूशन बनेगा। अब उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यानी फाई की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो वो क्या बनेगा, ए एंड फाई आप 2 रियल नंबर्स हैं, तो साइन फाई की वैल्यू c1 ओवर a और कॉस फाई की वैल्यू c2 ओवर a, और a की वैल्यू क्या है c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और tan फाई इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो नंबर फाई बेसिकली क्या है, यहाँ पे फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाई की फॉर्म में यहाँ पे आपके पास x ऑफ t बेसिकली बन जाएगा a e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी एंड साइन ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू टी प्लस फाई। तो आपके पास ये फाई की फॉर्म में सोल्यूशन बन गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं कि कोफिशेंट्स ए रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, इसको आप कहते हैं डैम्प्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। इस तरह जो टाइम इंटरवल है 2 सक्सेसिव मैक्सिमा के दरमियान, वो उसको आप कहते हैं क्वाजी पीरियड, और क्वाजी पीरियड को आप उसको डिफाइन करते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस तरह रेसिप्रोकल ऊपर ये वाली जो इक्वेशन है, ये टाइम पीरियड था, तो टाइम पीरियड का आपको पता है रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, या इसको हमने क्वाजी पीरियड का नाम दिया था, दिस विल बी इक्वल टू क्वाजी फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन, ये वाला जो सोल्यूशन है जिसको पॉजिटिव टी एक्सिस, तो इसका ये ग्राफ किस ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन क्रॉसेस पॉजिटिव टी एक्सिस द लाइन एक्सिस इक्वल टू 0, यानी जो आपका ये आपके पास जो सोल्यूशन गिवन है उसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास टी एक्सिस यानी इस तरह एक्सिस से पास करेगा, और ये वाली उसमें प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन है ये तो आपने एक जनरल फॉर्म डिफाइन कर ली ना, कि जनरल फॉर्म इसकी किस तरह से हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसको एग्जांपल्स की फॉर्म है, या इसको एग्जांपल्स पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सोल्यूशन उसका एग्जांपल्स में किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वाला केस अब अभी हम कंसीडर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्रॉब्लम है इंटरप्रेट एंड सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आपके पास ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, यानी यू आर गिवन विद द प्रॉब्लम इंटरप्रेट एंड सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आपके पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन गिवन है, उसके साथ कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन है। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सोल्यूशन एंड चेक वेदर द ग्राफ क्रॉसेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद द जनरल सोल्यूशन ऑफ फ्री। अब इसको अगर हम जनरल के साथ कंपेयर करें तो आपके पास
यहाँ पे 2 लैम्डा की जगह पे 5 आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पे यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4। तो हम लैम्डा और ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/2 और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। सो अगर आप इसको देखें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ग्रेटर देन 0। यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 9/4 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम बेसिकली आपने देखना है कि किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज डिफाइन की है ना। तो आप देखेंगे ये इस कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है कि जिसमें ओवर डैम्प्ड मोशन है। ओवर डैम्प्ड मोशन है तो आपने बाउंड्री कंडीशन देखते हैं कि और बाउंड्री कंडीशन की मदद से आप रिवील कर देते हैं कि मास स्टार्ट्स एट 1 यूनिट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड यानी यहाँ पे आप चूँकि 1 यूनिट बिलो है तो किस तरह से है कि जब आपके पास बिकॉज आप यू आर गिवन विद x 0 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे 2 गिवन होता तो हम कहते हैं कि मास स्टार्ट 2 यूनिट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद अ डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 1 फीट पर सेकेंड। फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 1 यानी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 1 फीट बेसिकली यू कैन से 1 यूनिट पर सेकेंड आप कह सकते हैं। तो अब आपने जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब आप देखेंगे x इज इक्वल टू ई पावर एम टी पुट करेंगे तो यहाँ से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने के बाद आप उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन जाएगी ये वाली। ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमकी 2 वैल्यूज़ आ गई तो आपके पास दोनों यानी एक -1 है एक -4 है। तो दोनों रूट्स रियल हैं बट वो आपस में यानी इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट यू कैन से कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की फॉर्म में आपके पास जो वैल्यू आ जाएंगी सोल्यूशन बन जाएगा इस फॉर्म में c1 इज पावर -t एंड c2 इज पावर -4t। -t 1 और -4 बेसिकली है ना। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। डेरिवेटिव आपने क्यों लिया? बिकॉज यू हैव टू अप्लाई द इनिशियल कंडीशन इन द इनिशियल कंडीशंस वी आर गिवन विद अ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अप्लाई किया। डेरिवेटिव जो आपके पास यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन गिवन है बट आपके पास एक ही पॉइंट में इसको हम इनिशियल कंडीशंस कहेंगे, पता नहीं बाउंड्री कंडीशन नहीं आना चाहिए। इनिशियल कंडीशंस जब कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई। इन दो इक्वेशंस आ गई। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास c1 की वैल्यू 5/3 आ गई और c2 की वैल्यू -2/3। ये c1 और c2 की वैल्यू आप इस सोल्यूशन में पुट करें तो आपके पास इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रीमम और एक्सट्रीमम किस तरह से कहाँ पे लाई कर रहा है। एक्सट्रीमम क्या है कि यू आर गिवन विद x ऑफ t, आपके पास ये सोल्यूशन आ गया x ऑफ t इज इक्वल टू 5/3 e रेज़ पावर -t -2/3 इज पावर -4t। ये आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इसका हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लें तो दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें देखें कि आपके पास डेरिवेटिव की फॉर्म में ये कंडीशन गिवन है। तो अगर आप ये कंडीशन पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी यानी x dx/dt आपको x डैश ऑफ t की फॉर्म में गिवन है दिस इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी यानी ये वाली सारी टर्म विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास e रेज़ पावर 3t 8/5 आ गया और t की वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ली दिस इज इक्वल टू 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 8/5। तो t की वैल्यू अगर आप नेचुरल लॉग को भी थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाए 0.157। तो t की वैल्यू अगर आप सोल्यूशन में यानी उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें पुट करें तो उसको सॉल्व करेंगे तो this will be lesser than 0. So solution has maximum at t is equal to 0.157 पे आपके पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम उसकी पोजीशन होगी। तो hence the mass attains an extremum displacement of 1.069 feet below the equilibrium position because आप 0.157 पे वैल्यू आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो आप x ऑफ बेसिकली आप कहेंगे कि जो आपके पास x ऑफ t की फॉर्म में सोल्यूशन गिवन है यानी आप देखें कि आपने कैलकुलेट की डिफरेंट पॉइंट्स पे देखें आपने यहाँ पे x ऑफ t इस पे भी x ऑफ t आपके पास ये वाला जो गिवन है इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे 0.157।
तो वो पुट करने के बाद आप इसमें देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, तो वो वैल्यू बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करेगी कि एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट उसका क्या बनेगा जो आपके पास प्रॉब्लम गिवन है। इसी तरह से प्रॉब्लम एक और गिवन है कि आपके पास एक मास अटैच्ड है और उस केस में वो सारी चीज़ यहाँ पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी गई है। तो आपने डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ द वेट इज रिलीज फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 फीट पर सेकंड। तो अब यानी अगर आपको पहले था कि आपके पास इक्वेशन गिवन थी, आपने उसकी मदद से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था, उसका फिजिकल पैरामीटर्स बताने थे। बट आपके पास यहाँ पे फिनोमेना गिवन है, आपने इक्वेशन खुद से डिटरमाइन करनी है वो सारी चीज़। अब वेट आपके पास 8 पाउंड है और स्ट्रेचिंग 2 फीट की हो रही है, तो हुक्स लॉ की मदद से आप कह सकते हैं 8 = 2 के की वैल्यू आपके पास ये आ गई। डैम्पिंग फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू चूँकि 2 है तो आपके पास यानी स्ट्रेचिंग 2 है तो आपके पास डैम्पिंग फोर्सेस फॉर्म में आ गई। मास भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारी वैल्यू जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है जो फ्री डैम्प की फॉर्म है उसमें पुट करेंगे, तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे फिर फर्दर, तो आपके पास इसकी उसी तरह से एक्सट्रीमम वैल्यू और सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह से एक प्रॉब्लम 3 गिवन है, उसमें भी आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, आपने उसको सॉल्व करना है, उसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन बतानी है। ठीक है, ये आपके पास कुछ यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी गिवन है, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन है वर्ड प्रॉब्लम जिसको आप कह सकते हैं, 4 भी एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इससे 5 ये सारी की सारी आप इसको एक्सरसाइज के तौर पे सॉल्व करेंगे। अब हम फिनोमेना लेते हैं कि फोर्स्ड मोशन विद डैम्पिंग, जिसमें आप डैम्पिंग को फोर्स करें। तो उस केस में आपके पास टोटल फोर्सेज आपके पास यानी यू कैन से दैट a vibration consisting of a body of mass m is attached to a spring, the motion of body is given by external force F। यानी उसमें एक और एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल फोर्सेज में वो फोर्स ऐड हो जाएगी। टोटल फोर्सेज में जब फोर्स ऐड हो जाएगी तो आप F=m में आपके पास इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी और उसमें राइट साइड पे F(t) भी इन्वॉल्व है, कैपिटल F(t), और कैपिटल F(t) बेसिकली किसके इक्वल है, स्मॉल F(t)/m के इक्वल है। और यहाँ पे 2 लैम्डा की वैल्यू बीटा/m और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m सेम उसी तरह से। अब देखते हैं द लास्ट इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द फोर्स्ड मोशन विद डैम्पिंग। इसको सॉल्व करने के लिए या हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स वाला यूज़ करेंगे या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो यानी अगर आपके पास फोर्स्ड मोशन आ जाए, या यू कैन से दैट कि जब आप कह दें कि आपके पास जो मोशन डिस्क्राइब कर रही है इक्वेशन जब वो नॉन होमोजेनियस फॉर्म में आ जाए तो यू कैन डिफाइन दैट कि दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड डैम्पिंग फिनोमेना। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखेंगे आपके पास इसमें आपके पास प्रॉब्लम गिवन है, इसमें कंडीशंस गिवन है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन है। इस तरह यहाँ पे सॉल्यूशन सारे के सारा गिवन है। तो आपने बेसिकली आज क्या पढ़ा, आपने डैम्प मोशन के बारे में पढ़ा वो क्या होती है, और डैम्पिंग फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी वो क्या है। इसी तरह आपने जो आपके पास इसके फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन बनी उसका सॉल्यूशन पढ़ा और उसके अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन में आपने देखा कि इसके 3 केसेस बने। इन तीनों केसेस में आपने तीनों केसेस यानी आप तीनों केसेस किस बेस पे डिफाइन किए, वो आपने डिफाइन किए ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कब किस वैल्यू के लिए आपके पास किस तरह की रूट्स आपके पास आ रही हैं। तो यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर लेसर देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 यानी तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटर देन 0 तो जो आपके पास रूट्स होंगी वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। अगर आपके पास वो इक्वल्स टू 0 होंगी तो रूट्स आपके पास आनी चाहिए आपके पास रियल होंगी, रिपीटेड होंगी। और इसी तरह थर्ड केस आपके पास क्या था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेसर देन 0 आए, लेसर देन 0 के केस के लिए आपके पास क्या आएगा, तो लेसर देन 0 के केस में आपके पास रूट्स क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। तो ये तीनों केस आपने लिए, उनको डिस्कस किया उनके बारे में। और आप देखें ये तीनों केसेस दिए तो आपने पहले हमने तो जस्ट मैथमेटिकल वे में मैंने आपको बताया। इसमें आपको डैम्पिंग फोर्स के बारे में हम चुके पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बताया गया है कि किस केस में वो आपके पास
यानी तीनों केसेस में क्रिटिकली डैम्प्ड भी है और स्ट्रिक्टली क्रिटिकल डैम्प्ड भी है, अंडर डैम्प्ड भी है, ओवर डैम्प्ड भी है, वो सारे के सारे केसेस हैं और उन सब में आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, वो भी आपने डिस्कस किए। और उसके बाद हमने देखा कि अगर आप कोई मोशन उसमें फोर्स्ड डैम्प्ड मोशन जिसको आप कहते हैं ना, फोर्स डैम मोशन में भी आपने देखा कि अगर आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या उस पर फोर्स कर रहे हैं तो उस केस में डैम्पिंग मोशन क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी और उसका हम सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी से यहीं से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।